Sure. Okay, students, welcome back. And we were studying the chapter of friction, right? हमने सबसे पहले फ्रिक्शन को लेके ये पता किया कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। फ्रिक्शन एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। और उसी कांटेक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको हम क्या बुलाते थे? नॉर्मल बुलाते थे। फ्रिक्शन के ओरिजिन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ओरिजिन क्या है? सीधा सीधा आइडिया है कि कोई भी सरफेस यूनिवर्स में परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। हर एक सरफेस में थोड़ा सा रिजेस होता है, अंडुलेशन होता है। ज्यादा रफ सरफेस है तो ज्यादा रिजेस होगा, थोड़ा रिलेटिवली स्मूथ सरफेस है तो कम रिजेस होगा। लेकिन जब हम दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो ये जो रिजेस है, ये जो हिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो जिगजैग दिख रहा है तुमको, ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। यस पीपल, गिव मी अ यस। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब ये फंस जाते हैं और तुम इस एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कराने का कोशिश करते हो, उस वक्त तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स आता है और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही होता है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। अलमीरा वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना? अलमीरा वाला एग्जांपल कि तुमने अलमीरा को धक्का दिया, फिर थोड़ा फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, ज्यादा फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, फिर फाइनली एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही अलमीरा मूव करना चालू करता है। हमने क्या डिस्कस किया? हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया? हमने ये कहा कि देखो, जब तक दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते, क्या कहा मैंने? स्लाइड नहीं करते, बट टेंडेंसी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड, बट स्लाइड नहीं कर पा रहे, उस वक्त तक का जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद जब ये सरफेस मूव करना चालू कर देता है, व्हेन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस स्टार्ट स्लिपिंग, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज काइनेटिक फ्रिक्शन। याद आया पीपल? यू रिमेंबर दिस? हाँ सर। ओके। Yes, sir. तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, रेंज होता है। क्योंकि मैंने जब ये अलमीरा वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, उस वक्त मैंने ये भी कंक्लूड किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जितना फोर्स लगाया रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, जितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा उतना ही देगा, है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को ही हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हमने ये डिस्कस किया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नॉर्मल पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जितना ज्यादा नॉर्मल होगा ना, वो दोनों सरफेसेस एक के अगेंस्ट उतना ही ज्यादा प्रेस करेगा। जितना ज्यादा प्रेसिंग टेंडेंसी होगा उतना बढ़िया इंटरलॉकिंग होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। ओके, नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है कि लेट अस से कि तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम्म, और ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया, एक्चुअली ऐसा तो तुमको दिखाई नहीं देगा, पर मैंने ऐसे बनाया और सोचो ये जमीन है, दोनों के बीच इंटरलॉकिंग है। एंड लेट अस से पीपल कि तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो, है ना? फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है जनता? इस फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस करता है ना? तो अभी देखो, मैंने रेड कलर के फोर्स के सामने एक एरो साइन दिया ऊपर की तरफ पॉइंट करके, मतलब ये समझो कि हम इस पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, है ना? है ना पीपल? हाँ सर। फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो Yes, फ्रिक्शन का sir. वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते, क्या कहा मैंने? बढ़ते बढ़ते वक्त आएगा कि फ्रिक्शन अपना कौन सा वैल्यू अटेन कर लेगा? लिमिटिंग वैल्यू। ये कब होगा? जब ये ब्लॉक जो है ये सरफेस के ऊपर स्लाइड करने ही वाला होगा। दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग वर्ड का मतलब क्या है जनता? अबाउट टू हैपन। मतलब ये ब्लॉक जो है अभी स्लाइड करने वाला ही है। स्लाइड मतलब घिसने वाला ही है। देखो, अब तक घिसा नहीं, लेकिन अब तक घिसा नहीं, अब तक सिर्फ टेंडेंसी आया है। घिसेगा कब? व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, ये जो लाल कलर का फोर्स है, इसका वैल्यू जब इस ग्रीन कलर के फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का ब्लॉक है ये ब्राउन कलर के सरफेस के ऊपर स्लाइड करके आगे बढ़ जाएगा। बोलो, ये कहानी समझ में आया? बोलो ना, ये कहानी Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. हाँ, sir. या करेक्ट पीपल। अभी ना मैं तुमको एक चीज समझाना चाहता हूँ, फील करवाना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, तुमको ये बात समझना है कि यहाँ पर ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग है,
यही इंटरलॉकिंग इन सरफेसेस को घिसने से रोक रहे थे। और एक बार पीपल, ये जो तुमको इंटरलॉकिंग दिख रहा है, यही इंटरलॉकिंग रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिवेंट द सरफेसेस टू स्लाइड ओवर ईच अदर। बट एक बात बताओ, जब तुम ये फोर्स लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, एक टाइम आएगा ना कि ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर जाएगा और फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, है ना? तो एक बार ये सोचो, जब ये मूव करना चालू करेगा तब इन सरफेसेस में होगा क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन दिस टू सरफेसेस? यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग था, वो इंटरलॉकिंग का क्या होने वाला है? द ऑब्वियस आंसर इज, अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स चलता, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन जनता, तो इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन आता है दैट इंटरलॉकिंग विल ब्रेक। क्या बोला जनता, मैंने क्या कहा? इंटरलॉकिंग विल ब्रेक। अगर ये मूव करेगा तो इंटरलॉकिंग को टूटना पड़ेगा ना, बोलो ना, टूटना पड़ेगा ये नहीं? Yes, sir. दैट मीन्स Yes, sir. यहाँ पर ये जो रीजेस है, जो रीजेस या जो जिगजैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रीजेस जो है, इनमें क्रैक्स आ जाता है और ये लोग टूट जाते हैं, एक ब्रेक डाउन हो जाता है। कब? जब ये मूव करना चालू कर देता है, when it starts to move, जब ये मूव करना चालू कर देता है तो यहाँ पर ये क्रैक्स होके यहाँ पर ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे टूट जाते हैं, दे ऑल ब्रेक। समझ में आया? ब्रेक होने के बाद ही ये जो सरफेस है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चालू करता है जनता। डू यू एग्री विथ मी पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. समझ में Yes, आया? sir. उसके बाद ही ये स्लाइड करना चालू करता है। अभी एक बात बताओ, ये रीजेस अगर टूट जाएंगे आफ्टर द इंटरलॉकिंग ब्रेक्स या आफ्टर द रीजेस ब्रेक, कैन आई से द सरफेस, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूँ, कैन आई से दैट द सरफेस will become relatively smoother as compared to the initial situation? Yes, Yes, sir. sir. ये फील आया नहीं आया? अगर रीजेस थोड़े बहुत टूट जाते हैं तो रीजेस ही तो उस सरफेस का रफनेस है। रीजेस जो है वही सरफेस का तो रफनेस है। अगर रीजेस में देखो, मैं पूरा एकदम प्लेन हो जाएगा इसके बारे में नहीं कह रहा, रीजेस तो बाद में ही रहेगा, लेकिन इनिशियली जितना रीजेस था, इनिशियली जितना ज्यादा जिगजैग था, एक बार टूटने के बाद वो जिगजैग थोड़ा कम हो जाएगा, रीजेस थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब सरफेस विल बिकम रिलेटिवली स्मूथर। मैंने परफेक्टली स्मूथ नहीं कहा, मैंने कहा कि पहले जितना रफ था उससे अभी कम रफ हो जाएगा। द सरफेसेस विल बिकम रिलेटिवली स्मूथर। जनता जवाब दो, बोलो ये समझ में आया नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. एवरीवन पीपल, एवरीवन बोलो। Yes, sir. क्लियर है तो? निशान, विक्रम, मुन्नी, Yes, sir. आशीष, हाँ सर, बताओ यार। समझ में आया। ओके ओके, बढ़िया। ऐसे बोलो ना, Yes, समझ sir. में आया? तो मेरे को लगता है सही में तुमको समझ में आया, ठीक है? तो इंटरलॉकिंग टूट जाता है, ठीक है? इंटरलॉकिंग टूटने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है जनता, क्या कहा मैंने? इंटरलॉकिंग टूटने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज काइनेटिक फ्रिक्शन। सुनाई दिया जनता? उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? When the two surfaces, when they start sliding over each other, the friction acting between the surfaces during that time is called as what? Kinetic friction. Yes or no? Yes, sir. Okay. अभी काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जनता, उसको अगर मैं एफ के से रिप्रेजेंट करूं, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसको हम लिखते हैं म्यू के इंटू एन। ये लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, whereas स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एक रेंज में लाई करता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जब दोनों सरफेसेस घिसना चालू कर देते हैं तब काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज Fk इक्वल टू म्यू के इनटू n। पीपल टेल मी, बोलो समझ में आया नहीं आया? बताओ, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ये जो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा Fk, दैट इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया? म्यू के इनटू n। ध्यान देना, इस म्यू के को हम क्या बुलाते हैं?
we call it is coefficient of kinetic friction. क्या बुलाएंगे जनता इसको हम? We shall call it as coefficient of, come on people, Coefficient of kinetic kinetic friction. friction. हमने mu s को क्या बुलाया था जनता? हमने mu s को बुलाया था coefficient of static friction. तो mu k को क्या बुलाएंगे यार? mu k को बुलाएंगे coefficient of kinetic friction. Yes people? Yes? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, mu जो है वो तो सरफेस का रफनेस रिप्रेजेंट करता है, याद है जब मैंने mu s के बारे में बताया था? हाँ, मैंने sir. बोला था कि फ्रिक्शन का वैल्यू सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है, और म्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू सरफेस का रफनेस रिप्रेजेंट करता है. कम ऑन पीपल, Yes, कम ऑन sir. पीपल. Yes, यस, sir. ओके. तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो मैं तो ये लिख सकता हूँ ना कि म्यू के का वैल्यू शुड बी लेस देन म्यू एस. कैन आई से दिस पीपल? सोच के देखो तो, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा उसका वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझो, Yes, sir. ये सोचो कि म्यू फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यू सरफेस का रफनेस रिप्रेजेंट करता है. और मैं तुमको जस्ट हाँ, नाउ sir. एक बहुत ही बढ़िया सा कहानी सुनाया कि अगर दो सरफेसेस एक के ऊपर स्लाइड करना चालू करेंगे तो रिजेस टूट जाता है, और टूटने के बाद वो जो सरफेसेस है दे बिकम रिलेटिवली स्मूदर, व्हिच मींस जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जब सरफेसेस घिसना चालू करते हैं, उस वक्त उनका सरफेस जब वो रुके हुए थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रफ हो जाता है. तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट इज द रीजन म्यू के का वैल्यू म्यू एस से छोटा है. बोलो जनता, बोलो बोलो बोलो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. sir. अरे यार, तुमने ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर मैं दो पत्थर लेके ऐसे घिसना चालू करूं तो डस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? दो पत्थर को घिसो अगर, हाँ, sir. हाँ, वो Yes, डस्ट sir. क्या है? बोलो तो वो डस्ट क्या है? कहाँ से निकला डस्ट? So, पत्ते से ही निकला है, sir. हाँ हाँ, आई गेट इट पीपल, वो तो पता ही है पत्थर से निकलेगा, बट कहाँ से निकला इन द सेंस, मतलब किस तरीके से निकला वो पूछ रहा हूँ. यही तो कंसेप्ट है. जब हम दो वो पत्थरों को रफ घिसते हैं, सरफेस होता है सर. यस So, एग्जैक्टली, rough edges smooth हो जाते हैं, sir. यस, मतलब वो जो तुमको डस्ट दिख रहा है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द रीजेस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट zigzag स्ट्रक्चर्स ब्रेकिंग डाउन. मैंने कहा ना, जब घिसोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो रिज है ये सारे टूट जाएंगे जनता. यस और नो? दे विल ब्रेक. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वही टूट के तो पाउडर बन के निकलता है, वही टूट के तो पाउडर बन के निकलता है. और तुमने देखा भी होगा कि अगर हम किसी चीज को घिसते हैं तो वो स्मूथ होते जाता है ना. दैट कीप्स ऑन बिकमिंग स्मूदर एंड स्मूदर. पीपल, बोलो ना. Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, जो जो चाकू Yes, धार sir. करने आता है, जो चाकू धार करने आता है, तुमने देखा ही नहीं देखा पता नहीं यार. तुम्हारे टाइम में, मेरे टाइम में तो सर देखा है. लोग आते थे. देखा है, sir. देखा ना, एक चक्का गोल घुमाता है, उसमें ब्लेड लगाता है और वो हाँ, ब्लेड धार sir. होता है. वो क्या है? वो यही तो Yes, कंसेप्ट है. sir. फ्रिक्शन यूज करके स्मूथ करता है. दोनों सरफेसेस घिसता है, रिजेस टूट जाते हैं और स्मूथनेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो यही फंडा है. सर समझ में चौक आया? में भी होता है क्या? यस यस, सारे हर जगह पर होगा, एवरीवेयर. चौक में भी होगा. जब जिस जिस साइड से हम लिखते हैं, चौक के जिस एंड से हम बोर्ड पे लिखते हैं वो स्मूथ होता है. देखा है तुमने? हाँ, sir. सर Sir. दैट इज द रीजन. क्यों? क्योंकि उस सरफेस का जो रिजेस है वो घिस घिस के टूट चुका है, इसलिए वो स्मूथ हो चुका है. अगर स्मूथ हो गया तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू घट जाएगा. दैट इज द रीजन हम कह रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है. जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. पक्का? ओके. अगर ऐसा है जनता, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दिस वे, तो कैन आई से काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा? हाँ, sir. इसका Yes, मतलब तो sir. यही होता है कि एफ के का वैल्यू तो म्यू के इंटू एन होता है ना. एफ के का वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन. You और can एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू एन. अगर म्यू Mu के S ही into- म्यू एस से ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगा? छोटा होगा. इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. कोई डाउट, कोई शक है तो बताओ. कोई डाउट, कोई शक है तो बताओ. कम ऑन पीपल. No, sir. No, sir. बढ़िया है. तो
अभी मैं तुमको जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का जो डिफरेंस है बता ही चुका हूँ, और एक बार टेबल के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं उसको। स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर हमने क्या लिखा जनता, काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहला वाला डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो उसका एक रेंज होता है, इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिमिटिंग को हम म्यू एस इंटू एन भी लिख सकते हैं। यस और नो पीपल। लेकिन Yes, काइनेटिक sir. फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो तो एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना होगा, म्यू के इंटू एन। तो यही डिफरेंस है। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक क्या होता है, रेंज होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है जनता। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस पीपल। Yes, sir. कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, सेकंड में sir. क्या Yes, है, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये तो डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ, अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही है, इसका वैल्यू कभी भी अपने आप Yes, को sir. एडजस्ट नहीं करता। द वैल्यू इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, बोलो, whenever there is a tendency of motion। बोलो ना जनता, स्टैटिक Yes, फ्रिक्शन sir. कब Yes, लगता sir. है, whenever there Yes, is a Yes, sir. tendency of motion। और यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, इस वाले में क्या होगा, when when the bodies surfaces move. actually slide। Okay, sir. जब ये दो सरफेसेस एक्चुअली स्लाइड करेगा उस वक्त लगता है ये। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया दोनों का डिफरेंस। मैं अपने नोट में ना इसका लैंग्वेज बहुत बढ़िया से लिख के रखा है, ठीक है, वो दे दूंगा। यहाँ पर तो जस्ट समझा रहा हूँ, जस्ट मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड। आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया है ना। ऐसा लिखोगे तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा एग्जाम में, तुमको अच्छे से थोड़ा लैंग्वेज इंप्रूव करके ठीक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, Okay, sir. Yes, मैं sir. अपने नोट्स Okay, दे दूंगा, sir. वहां पर तुमको दिख देगा, ठीक है, दिख जाएगा। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का कहानी। काइनेटिक फ्रिक्शन का कहानी, स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज लाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ला पाओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एकदम बिना कोई फोकस लूज किए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अभी जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया जनता? कौन सा टॉपिक है Yes, जनता? sir. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, Direction of friction. ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि तुम एक स्टेटमेंट कंप्लीट करो। फ्रिक्शन ऑलवेज opposes blank of an object। fill out the blanks। Motion. Motion, sir. Exactly, this is the answer I was waiting to hear। और मैं तुमको ये बता के रखना चाहूंगा कि ये गलत है। दिस इज ए मिसकंसेप्शन कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, और यही चीज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो। इसी के थ्रू हम अपने फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझेंगे। सर क्लास तो 9 में तो यही समझाया था। यस, हाँ क्लास 9 सर। के बुक में यही लिखा हुआ है, बट मैं तुमको समझाता हूँ। आई विल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन एक्चुअली मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। मैंने क्या कहा? फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस।
मतलब क्वेश्चन इज रिलेटिव मोशन तुमने ऑलरेडी समझ लिया, हमने पूरा एक चैप्टर ही डिस्कस किया रिलेटिव मोशन पे। यस और नो पीपल, यस और नो, Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. और किसके बीच रिलेटिव मोशन, तुमको बॉडी को नहीं देखना, यू डोंट हैव टू वॉच द बॉडी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जो दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है उनके रिलेटिव मोशन को एनालाइज करना है। जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सिंपल सिंपल सा टेक्निक, सबसे पहले सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक ब्लॉक, लेट अस से हमारे पास ब्लॉक है, m मास का है, and let us say this block is traveling along this direction with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जमीन है। ठीक है, मैंने जमीन को थोड़ा अलग से बनाया ताकि मैं तुमको ये दिखा पाऊँ कि दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन कैसे निकाला जाता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देंगे हम। Is it clear to all of you people? Is it Yes, clear sir. to all? Yes, sir. Now people, can you tell me in this case what are the contact surfaces? Can I say this is the जमीन वाला contact surface and can I say ये जो है ये ब्लॉक वाला contact surface है? Come on people, Yes, sir. Yes, sir. come on people. Yes, sir. Okay. So now let us talk about the relative motion between the contact surfaces. और एक बार रिपीट करता हूँ जनता, इस पिक्चर में कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेस है तुम्हारा ये जमीन जो है, ये इस ब्लॉक के बॉटम के साथ कॉन्टेक्ट में, ब्लॉक के बॉटम के साथ कॉन्टेक्ट में। सो दिस एंड दिस आर द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। और मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप्लाई करना है या फ्रिक्शन का बिहेवियर क्या होता है, फ्रिक्शन का मोटिव हमेशा क्या होता है? फ्रिक्शन का मोटिव होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? What do you mean by relative motion? In relation to, in relation to मतलब किसी के रेस्पेक्ट में जनता। ठीक है, ठीक है बोलो, यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी ध्यान से सुनो कि तुम अपने दिमाग में सोचोगे कैसे, हाउ विल यू थिंक इन योर हेड, वो सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तुम अपने आप को ये पूछोगे, सॉरी अपने आप को नहीं पूछोगे, मतलब तुम ये क्वेश्चन पोस्ट करोगे, किसको पोस्ट करोगे? तुम जमीन को पूछो, जमीन जमीन ये बताओ कि ये जो ब्लॉक का ब्लैक वाला कॉन्टेक्ट सरफेस है, जानता मैंने किसको क्वेश्चन पूछा? मैंने वन ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस जमीन। को क्वेश्चन पूछा। मैंने वन ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस मतलब जमीन को क्वेश्चन पूछा कि जमीन भैया ये बताओ कि ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक का बॉटम जो आपके साथ कॉन्टेक्ट में है, आपके रेस्पेक्ट में ये बॉटम किस तरफ जाना चाहता है? जवाब तुम दो, चलो गिव मी एन आंसर। आपके रेस्पेक्ट में ये बॉटम किस तरफ जाना चाहता है? कम ऑन पीपल। जमीन को मैंने पूछा, जमीन भैया अब ये बताओ आपके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है ये किधर जाने का टेंडेंसी या किधर जा रहा है, ये बताओ। Right side. या यस, व्हाई पीपल आर नॉट आंसरिंग? मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जमीन के रेस्पेक्ट में ये बॉटम वाला कॉन्टेक्ट सरफेस किधर जाना चाहता है या जा रहा है? मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन जाना चाहता है या जा रहा है, यहाँ पर तो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअल वर्ड होना चाहिए किस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है जनता? राइट की तरफ जा रहा है। कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रिक्शन क्या करेगा यार? फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, बिकॉज अगर तुमने कहा कि ब्लॉक का बॉटम राइट की तरफ मूव कर रहा है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। With respect to ground, the bottom surface of the block is moving towards right, which means the ground will apply friction to oppose the relative motion on the block. तो block पे friction इस तरफ लगेगा। बोलो जनता, did you understand? Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. Who applied this friction? On whom has the friction been applied? People, give me an answer. किसने ये friction apply किया? Who has applied friction? Zameen. Ground. Yes, Ground. exactly. On whom it has been applied? On the block. 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 ठीक है, block। और ग्राउंड ने फ्रिक्शन कैसे लगाया? ग्राउंड ने ब्लॉक को पूछा, ब्लॉक ब्लॉक किधर मूव करना चाहता है? ब्लॉक बोलेगा अरे भाई मैं तो राइट की तरफ जाता हूँ, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ लग जाएगा। बात को समझना, मैंने तुमको न्यूटन थर्ड लॉ सिखाया था और ये कहा था कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक बार जनता रिपीट आफ्टर मी, इफ ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी,
A exert a force on Everyone, B. if A exerts a force on B, If Exerts a force on B. then B will exert a force back on A. then B will Exert a force force back on A. In the what? In the opposite direction. Exactly. In the opposite direction. Which means अगर जमीन ने ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो कंप्लीट द स्टेटमेंट, तो ब्लॉक भी जमीन पे फ्रिक्शन लगाएगा किधर? ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस तरह। समझ में आया नहीं आया बताओ? समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. ये वाला जो Yes, sir. फ्रिक्शन है और ये वाला जो फ्रिक्शन है, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? They are what? They are action reaction pair. कोई डाउट है तो बताओ? If you have any doubt, you can ask me. No, sir. ठीक है, देखो कहानी बहुत ही सिंपल है। कहानी बहुत ही सिंपल है। तुमको सिर्फ कॉन्टेक्ट सरफेसेस को ढूंढो और ये सोचो कि अगर एक सरफेस को पूछो तो दूसरा सरफेस किधर जा रहा है। देखो अभी ये वाला ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? उसके रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। तो जमीन पे फ्रिक्शन किस तरफ लग जाएगा? जमीन पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री पीपल? आगे बढ़े? यस Yes, sir. तो अभी Yes, जनता, sir. अगर मैं तुमको ऐसा सिचुएशन दे दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ब्लॉक है और ये हमारा जमीन है ना, m मास का ब्लॉक है। एंड लेट अस से ब्लॉक का इस तरफ वेलोसिटी है एंड दिस वेलोसिटी इन दिस केस इज 2 मीटर पर सेकंड, और ब्लॉक पे उल्टे डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। समझ में आया? और मैंने कहा कि ये सरफेस क्या है? रफ है। रफ का मतलब क्या है? कि फ्रिक्शन लगेगा दोनों सरफेसेस के बीच। तो ये बताओ कि अभी ब्लॉक के बॉटम पे किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा? जल्दी जवाब दे मत देना। जो बेसिक्स जो मैंने तुमको सिखाया, जिस तरीके से सोचने के लिए बोला है, उस तरीके से सोच के बताओ। अभी इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कुछ नहीं, मैंने पूछा कि अभी ये सिचुएशन है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? along which direction will the friction be acting on the block? नीचे की तरफ। राइट या लेफ्ट? ब्लॉक पे Sir, right. Right. ओके पीपल, अकॉर्डिंग टू यू तुम लोग कह रहे हो कि राइट की तरफ लगेगा, है ना? यस और नो पीपल? Yes, sir. अच्छा अभी जिज्ञासा, तू मुझे समझा, हाउ डिड यू, व्हाट इज द सीक्वेंस दैट यू हैव फॉलोड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? जिज्ञासा, व्हाट इज द सीक्वेंस दैट यू हैव फॉलोड? सर अकॉर्डिंग टू मैं तो लेफ्ट ही होगा। अच्छा विक्रम? लेफ्ट होना सही है। अच्छा विक्रम लेफ्ट, जिज्ञासा लेफ्ट, राइट कितने लोगों ने बोला था? राइट बोलो बोलो। अरे गाइस नो शेम, बोलो ना। अरे इतने लोगों ने राइट तो बोला, बोलो ना। अरे भगवान, पढ़ाई में तो अच्छा अफरोजा ने बोला है, ठीक है। देखो जनता, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, फोर्स किस तरफ लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने तुमको क्या टेक्निक सिखाया? तुम जमीन को पूछो, एक बार पूछो तो जमीन को, जमीन जमीन ये बताओ ब्लॉक का बॉटम किधर ट्रैवल कर रहा है अब, तो जमीन क्या जवाब देगा? अकॉर्डिंग टू द राइट ग्राउंड। साइड। या एग्जैक्टली, क्योंकि ब्लॉक किधर ट्रैवल कर रहा है वो वेलोसिटी बताता है, फोर्स नहीं बताता। फोर्स तुमने 100 न्यूटन पीछे लगाया, नो डाउट, बट ब्लॉक किस तरफ ट्रैवल कर रहा है? द ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। यस सर। कम ऑन पीपल, Yes, sir. दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन कि ब्लॉक पे फोर्स पीछे तो लग रहा है, लेकिन ब्लॉक ट्रैवल किस तरफ कर रहा है? द ब्लॉक इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी देख के ये डिसाइड करोगे कि रिलेटिव मोशन
किस तरफ हो रहा है, फोर्स को देख के नहीं जानता, नॉट फोर्स, इट इज वेलोसिटी। कम ऑन पीपल, इस टेक्निक को सीखो। क्या टेक्निक सिखाया? एक Yes, सरफेस sir. को पूछो कि दूसरा सरफेस किधर जाना चाहता है। रिपीट आफ्टर मी। सर, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसी एक सरफेस को पूछेंगे। बोलो, किसी एक एक सरफेस को पूछेंगे कि दूसरा किसी एक सरफेस किधर surface जा को रहा है, पूछेंगे कि दूसरा सरफेस किधर जा कि रहा दूसरा सरफेस किधर जा रहा है। है। एग्जैक्टली। तो जमीन को पूछोगे तो जमीन क्या बोलेगा? मैंने जमीन को पूछा, जमीन ये बताओ ये ब्लॉक का बॉटम किधर जा रहा है, जमीन क्या बोलेगा? बोलो बोलो बोलो। राइट साइड जा रहा है। Right side. Right side. यस। राइट तो साइड। फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। फ्रिक्शन रिलेटिव Left मोशन side. को करेगा और जमीन पे लग जाएगा फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बोलो, समझ में आया? यस सर, नो? Yes, सर sir. यस सर। यस सर। ओके। सर देखो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर अगर हम मतलब ब्लॉक को पूछे कि ब्लॉक रेस्ट में है तो वैसा सोचे अगर। या बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। अगर तुम इस तरीके से सोचना चाहते हो तो चलो सोचते हैं। वेरी नाइस। अभी जैसे कि मैंने जमीन को पूछा, जिज्ञासा ने बोला कि सर हम इस बार ना जमीन को नहीं पूछते, इस बार हम ब्लॉक को पूछते हैं। ब्लॉक को पूछते कि जमीन किधर जा रहा है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। 2 मीटर पर सेकेंड, तुमको मैंने ऑलरेडी रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट सिखा दिया। तो अगर ब्लॉक को पूछूंगा जमीन किधर जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमको ब्लॉक को रेस्ट में लाना पड़ेगा। बोलो ना। Yes, sir. यस ब्लॉक सर। रेस्ट में आ गया और जमीन पीछे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत बार किया जाता है। यस सर। ब्लॉक को Yes, sir. जमीन पीछे जाता हुआ दिखेगा। यस सर, नो? बोलो ना। यस Yes, 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 sir. sir. ब्लॉक जमीन पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे, तो जमीन ब्लॉक पे लगाएगा फ्रिक्शन पीछे। हो गया। देखो, सेम आंसर मिला, मिला ही नहीं मिला? जमीन पे आगे, Yes, ब्लॉक पे sir. पीछे। यहाँ पर भी ब्लॉक पे पीछे, जमीन पे आगे हो गया फ्रिक्शन। इट्स योर चॉइस पीपल। तुम कौन से कॉन्टेक्ट सरफेस को क्वेश्चन पूछना चाहोगे, तुम्हारा चॉइस है। दोनों तरीका यूज करो, यू गेट द सेम यस आंसर। सर। चाहे तुम ब्लॉक जमीन को पूछो ब्लॉक किधर जा रहा है, या ब्लॉक को पूछो जमीन किधर जा रहा है। इट इज वेरी ऑब्वियस ना। इतना मेहनत करने की अभी और जरूरत ही नहीं है। अगर तुम ब्लॉक को पूछोगे, तुमको ऑलरेडी पता है कि ब्लॉक को जमीन पीछे जाता हुआ दिखेगा, है ना? बोलो ना। यस सर। ब्लॉक को जमीन Yes, sir. यस सर। पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो फ्रिक्शन आगे लगा देगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। समझ में आया पीपल? डू यू एग्री? यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ अभी अगर मैं Yes, तुमको sir. ये बोलूं कि हमारे पास एक बहुत भारी सा अलमीरा है, अलमीरा वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, है ना? ये जमीन है, ठीक है, बहुत हेवी है, मतलब ये रेस्ट में ही है। हमने इस पे फोर्स लगाया एफ, ये रेस्ट में, मतलब ये मूव नहीं कर रहा। उस वक्त भी तो फ्रिक्शन लगेगा जनता, लगेगा ही नहीं लगेगा? बताओ। Yes, sir. उस वक्त भी तो फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, sir. यस तो सर। ऐसे केस में हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालें? क्योंकि अभी द कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर हैविंग नो रिलेटिव मोशन। तुमको समझ में आ रहा है मैं किस चीज पे पॉइंट कर रहा हूँ? इसके पहले जो Yes, हमने दो sir. प्रॉब्लम किया था, वहां पर तो रिलेटिव मोशन था, बट ये जो एग्जाम्पल है हमको पता है कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है। समझ में आया? तो अगर पूरा रिलेटिव मोशन नहीं है, तुमको क्या देखना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू वॉच द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो उसके टेंडेंसी को देखो। तो अगर मैं जमीन को पूछूं, जमीन जमीन ये बताओ कि ये जो ब्लॉक, ये जो जमीन, ये जो सॉरी सॉरी ये जो अलमीरा का बॉटम है, उसका किधर जाने का टेंडेंसी है? क्या जवाब आएगा बताओ? राइट साइड। Right. Rightwards. एग्जैक्टली। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? इन दिस केस फ्रिक्शन Leftwards. लेफ्ट साइड। और जमीन Left पे side. फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। बोलो, समझ में आया पीपल? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. याद Yes, रहेगा। sir. देखो, क्योंकि तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अब तक जो हमने ये डिस्कस किया, ये क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? ये क्या है जनता? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन ये क्या है जनता? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है Static friction. है ना? तो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो रिलेटिव मोशन हो ही रहा होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो तुमको टेंडेंसी को देखना है। किसको देखना है जनता? टेंडेंसी को देखना है। इज दैट क्लियर पीपल? यस सर। यस Yes, सर। sir. देखो, मैं तुमको Yes, sir. स्टेप्स लिखा के दे रहा हूँ, दिमाग में ये सीक्वेंस हमेशा चलेगा। क्या कहा मैंने? कभी भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालोगे, दिमाग में ये स्टेप्स चलते रहना चाहिए। स्टेप्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले
assume there is no friction. सर ये आपने क्या कह दिया? तुमने सही सुना मैंने जो बोला। सबसे पहले ये एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नहीं है। जैसे कि इस अलमीरा के केस में मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द जमीन एंड द अलमीरा का बॉटम, ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है पीपल, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडली तुम क्या करोगे? आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट सरफेसेस को आइडेंटिफाई कर लो। कॉन्टैक्ट सरफेसेस यहाँ पर क्या होगा जनता? कॉन्टैक्ट सरफेसेस यहाँ पर जमीन होगा और अलमीरा का बॉटम होगा, है ना? और Yes, sir. एंड चेक Yes, sir. देयर रिलेटिव मोशन। मैंने क्या किया? चेक देयर रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है? ओके फाइन पीपल, सो लेट्स कंटिन्यू। जो मैं कह रहा था, मैंने सबसे पहले बोला कि भाई देखो, ये मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच क्या होता? दैट इज द रीजन मैंने लिखा assume there is no friction। ठीक है ना? assume there is no friction। उसके बाद identify the contact surface and they check their relative motion। और लास्ट में क्या लिखा हमने? बोलो, मैं बताता हूँ तुमको कैसे बताऊँ इसको। and check the relative motion। इसके बाद apply friction on the contact surfaces। apply friction so that it opposes relative motion। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट पीपल? बोलो, come on people, बोलो। Yes, याद रहेगा sir. ये? These are the Yes, steps। sir. सबसे पहले ये assume करना फ्रिक्शन नहीं है। एक्चुअली फ्रिक्शन है, बट सोचने का तरीका है। सोचो दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन नहीं, तो एक सरफेस को पूछो दूसरा सरफेस किधर जाना चाहता है, जिधर जाना चाहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको क्या लगा देना है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको फ्रिक्शन लगा देना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. ओके, नाउ लेट Yes, अस टेक sir. सम एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो और फील आएगा। तो लेट अस सी, यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड लेट अस से यहाँ पर और एक ब्लॉक है ऐसा। ठीक है, ये v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये 2v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये जमीन है, दिस इज ग्राउंड। ऑल सरफेसेस आर रफ। ये सरफेस भी रफ है और इन दोनों के बीच का जो ये सरफेस है ये भी रफ है। यहाँ पर तुमको वैल्यूज नहीं पूछा गया है, तुमको सिर्फ ये बताना है कि ए पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरह होगा और बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा उनका डायरेक्शन किस तरफ होगा। सोचो तो, सोच के बताओ किस तरफ होगा। थिंक प्रॉपर्ली, टेक ए पेन एंड पेपर, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग पेन एंड पेपर यूज करके अच्छे से बताओ। आर पीपल डूइंग? कुछ तो रिप्लाई दो, कर रहे हो ना तुम लोग? हेलो? Yes, sir. हाँ sir. Yes, ओके sir. ओके ओके, चलो गिव इट अ ट्राई। चलो सोच लिया? चलो पहला एग्जांपल है, मैं ही करके देता हूँ, ध्यान से स्टार्ट करें पीपल, स्टार्ट करें। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये ए Yes, sir. है ना, और ये बी है। सबसे पहला काम क्या है? दोनों को अलग अलग करके बनाओ। एसबीटी, फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग करके बनाएंगे तभी जाके पता चलेगा इन दोनों सरफेसेस के बीच चल क्या रहा है। इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास वेलोसिटी 2v है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा जमीन है। एक बात बताओ, अगर मैंने ए को पूछा, ए ये बताओ बी का टॉप सरफेस किधर जा रहा है, जवाब क्या आएगा? ए को पूछा बी का टॉप सरफेस किधर जा रहा है, जनता जवाब दो। Right. Right Right. Right side. एग्जैक्टली, Right व्हिच side. मींस ए जो है इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा, इसको मैं F1 लिखता हूँ, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पीपल यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड अगर Yes, ए ने sir. बी पे फ्रिक्शन पीछे लगाया तो बी भी ए पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। यू डोंट स्टर्ड नाउ, तो एवरी Yes, एक्शन sir. दैट ऑपोजिट रिएक्शन। ये हो गया। अभी मैंने जमीन को पूछा, जमीन जमीन ये बताओ कि ये सरफेस किधर जा रहा है, तो जमीन क्या बोलेगा? Right. राइट। Right. इस पे Right. फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस पे फ्रिक्शन Left. नीचे की तरफ Left. लगेगा। समझ में आया ना? तो देखो हमने ये डिस्कशन Yes.
हमने सबसे पहले माना लेट अस अज्यूम फ्रिक्शन नहीं है, ये मान के हमने रिलेटिव मोशन चेक किया, ठीक है पीपल, यस और नो? हमने देखा कि ए को Sir. पूछा और हाँ बोलो। सर ब्लॉक ए में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ए की तरफ कैसे हो सकता है सर? वेरी नाइस पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला था, क्योंकि तुमको याद है ना, मैंने तुमको बोला कि तुमको जो क्लास 9 में बोला गया वो गलत बोला गया है। फ्रिक्शन opposes the motion of an object, और मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन डज नॉट oppose the motion of an object। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन एक्चुअली में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन एक्चुअली में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और यही एग्जांपल है जो मैं तुमको दिखाना चाहता था। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है इट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है। तो ये कहना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये बहुत ही गलत बात है। फ्रिक्शन अपोज तो करता है, हमेशा करता है। किसको करता है? रिलेटिव मोशन को करता है, मोशन को नहीं। वन मोर टाइम पीपल, फ्रिक्शन अपोज तो करता है हमेशा, लेकिन हमेशा किसको करता है? रिलेटिव मोशन को करता है, मोशन Relative को नहीं motion. करता। याद रहेगा जनता? यस पीपल? Yes, Yes, sir. sir. एग्जाम्पल यहाँ पर तुमको दिख गया कि फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रहा है, वो फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है। देखो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, ठीक है। बट द करेक्ट स्टेटमेंट, द ओनली स्टेटमेंट दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट, कोई Yes, शक, sir. कोई शक? No, sir. मैं बस एक अभी और एक चीज बताना चाहूंगा। अभी मैंने ए को पूछा था बी किधर जा रहा है, तुमने बोला कि ए, तुमने कहा कि ए को दिखाई देगा कि बी राइट की तरफ जा रहा है ना पीपल? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने बी को पूछा ए के बारे में, ये ए किधर जा रहा है। कैन यू पीपल टेल मी Right. कि बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? ध्यान से। Left बी side. के Left. रेस्पेक्ट में, यस एक्जैक्टली, लेफ्ट। बी के रेस्पेक्ट में ए लेफ्ट के तरफ जा रहा है। गलती मत करना, बी का वेलोसिटी ट्वाइस भी है। बी के वेलोसिटी ट्वाइस भी को अगर जीरो करने के लिए मैं इधर ट्वाइस भी लगाऊं, इसमें भी इधर ट्वाइस भी लगाना पड़ेगा, और बी के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन राइट की तरफ ही आएगा। मैं फिर से तुमको ये बात समझाना चाहता हूँ कि तुम कौन से सरफेस के रेस्पेक्ट में कौन से सरफेस को देखना चाहते हो, ये तुम्हारा चॉइस है। whatever surface you choose, which surface you choose as an observer does not matter, you will always end up with the same answer. Is it clear people? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं तुमको और एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर तुमको ये दिखाई देगा कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। वन मोर एग्जांपल, लेट अस से हमारे पास एक ब्लॉक है, एंड दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसके ऊपर रखा गया है जनता? इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए मूविंग प्लेटफॉर्म। सुन रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस, दिस इज अवर मूविंग प्लेटफॉर्म। लेट अस से ये एक चक्का है, ये दूसरा चक्का है, यहाँ पर एक रस्सी लगा हुआ है, रस्सी से तुमने इसको पुल किया, और ये रफ है, रफ। ये तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, तुम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म को खींचूं तो ब्लॉक भी तो आएगा ना प्लेटफॉर्म के Yes, साथ, Yes, sir. sir. आएगा नहीं हाँ, आएगा? हाँ sir. सर। एक बार इसका फ्रिक्शन वाला एनालिसिस करो तो, कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है और नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है। एक बार उसका एनालिसिस करो तो पीपल फटाफट, और मुझे ये बताओ कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है। ध्यान देना लेकिन जनता, मोशन इस तरफ होगा, ये तो कॉमन सेंस ही बता दे। लेफ्टवर्ड्स। फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड्स। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर्स से। सब ब्लॉक पे राइट होगा और व्हील्स पे लेफ्ट। एग्जैक्टली। चलो इसको अलग अलग बनाते हैं। ये एम ब्लॉक है एंड लेट अस से ये हमारा प्लेटफॉर्म है, मूविंग वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म। जनता रेडी? जनता रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया हमारा, और हमने इसको इस तरफ पुल किया,
और मैंने क्या कहा था, हमेशा मानो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर मैं ब्लॉक को पूछूं, ब्लॉक ब्लॉक ये बताओ तो कि नीचे का ट्रॉली किधर जा रहा है, तो ब्लॉक क्या जवाब Right. देगा? Right side. Yes. तो ब्लॉक जो है ट्रॉली पे, ट्रॉली के राइट वाले रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगा देगा? लेफ्ट की तरफ, है ना? Left side. तो अगर ब्लॉक ने ट्रॉली पे फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, तो ट्रॉली भी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा किस तरफ जनता? राइट हैंड साइड की तरफ। Rightwards. समझ में आया? और यही फ्रिक्शन है जो तुम्हारे ब्लॉक को ट्रॉली के साथ आगे बढ़ाता है। दिस फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक। दूसरा कोई भी फोर्स इस ब्लॉक को आगे लेके नहीं जा रहा। कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को फील करने का कोशिश करो कि अगर तुम, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, यार मुझे लगा बंद हो गया यार। देखो एक बात को समझो, इस चीज को फील करने की कोशिश करो कि नीचे वाला जो ट्रॉली है, ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि अगर मैं खींचूंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक भी उसके साथ आएगा, आएगा ना? आएगा ना? Yes, ये sir. चीज तो तुमने अपने आएगा। घर में भी एक्सपीरियंस किया है। जब तुम अपने कपबोर्ड से टी शर्ट निकालते हो, जब कपबोर्ड से टी शर्ट निकालते हो, बहुत सारे टी शर्ट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना? इमेजिन हो गया? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर Yes, तुमने sir. बीच से एक टी शर्ट खींचा तो उसका ऊपर वाला टी शर्ट भी निकल के आ जाता है ना? हाँ, sir. Yes, sir. Sir. उन्हें Yes, feel sir. किया नहीं किया? हाँ? जब तुम टी शर्ट को खींचोगे तो ऊपर वाला टी शर्ट भी निकल के आ जाता है, लेकिन तुमने फोर्स किस पे अप्लाई किया था? तुमने फोर्स तो सिर्फ एक ही टी शर्ट पे अप्लाई किया, ऊपर वाला कैसे निकल के आ जाता है? भाई साहब, ऊपर वाले को निकालने वाला फ्रिक्शन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऊपर वाला टी शर्ट जो निकल के आता है, उसको निकाल के लेके कौन आता है? इट इज फ्रिक्शन पीपल। बोलो ना, समझ में आ रहा है? अरे करेंगे Yes. पॉइंट। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. जस्ट लाइक दिस ब्लॉक एंड ट्रॉली को खींचोगे तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और यही फ्रिक्शन ब्लॉक को आगे लेके जाएगा। तो प्लीज अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकाल दो कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, कभी कभी फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है और कभी कभी फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है। द करेक्ट थिंग टू रिमेंबर इस फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ में आया पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Sir. और Yes, एक sir. Yes, और sir. एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल दूं, बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल। तो मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, हाँ, sir. हम जब चलते हैं, व्हेन वी वॉक, राइट, ध्यान दो, ध्यान देना। हाँ, जब हम चलते हैं जमीन पे, people are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Okay. जब हम जमीन पे चलते हैं जनता, तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि हम जब चलते हैं, हम तो आगे मतलब ये बताओ कि जब हम चलते हैं हमारा बॉडी आगे मूव करता है ना, व्हेन वी मूव और बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, Yes, sir. तो Yes, कौन सा sir. फोर्स है जो हमारे Sir. बॉडी को आगे लेके जाता है? फॉर विच फोर्स आर वी एबल टू मूव? Friction. Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force. Yes, definitely the answer is frictional force because it is obvious. अगर जमीन पे फ्रिक्शन नहीं होता, और इमेजिन करो कि तुम जमीन पे पैर चला रहे हो, तुम आगे बढ़ोगे क्या? इमेजिन करो, सोचो मैंने तुमको आइस में खड़ा कर दिया, किस में खड़ा कर दिया? एकदम हार्डन्ड आइस के ऊपर खड़ा कर दिया, एंड मैंने बोला दौड़ो, तुम दौड़ पाओगे? तुम अपना पैर तो चलाओगे लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे, तुम अपनी जगह पर ही अपना पैर, तुम्हारा पैर जो है वो चलता रहेगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इमेजिन, ये सिचुएशन इमेजिन हुआ ही नहीं हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. है ना? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, एक्चुअली होता क्या है। कैन यू टेल मी, जब तुम चलोगे, तुम्हारा जो ये पैर का पोर्शन है पीपल, ये वाला जो पैर का पोर्शन है, ये किधर मूव करता है? व्हेन यू वॉक, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, जब तुम इस तरफ मूव करना चाहते हो, तो तुम्हारा पैर का जो बॉटम है, ये वाला पोर्शन, ये जमीन के रेस्पेक्ट में किधर जाता है? Backward. Backwards. एग्जैक्टली, Backward. एग्जैक्टली। तो जमीन इस पैर पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा जनता? जमीन पैर पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, और जमीन पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। दैट इज द रीजन Backwards. जब हम भागते हैं ना, धूल निकलता है। धूल किस तरफ निकलता है जनता? धूल
पीछे की तरफ निकलता है, पीछे। निकलता है नहीं निकलता? Yes, क्यों? क्योंकि Yes, धूल sir. को sir. निकालने वाला फ्रिक्शन कौन सा है? धूल को निकालने वाला फ्रिक्शन ये है। जमीन पे जो फ्रिक्शन लगता है वो पीछे की तरफ है, दैट इज द रीजन धूल पीछे निकल रहा है। और हमारे पैरों पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आगे की तरफ लगता है, एंड दैट इज द रीजन हमारा बॉडी एज अ होल आगे बढ़ता है, बिकॉज देयर इज ए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता जमीन पे, हम जितना भी पैर चला लें हम आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us say ये एक साइकिल का पहिया है ना? साइकिल का ये पहिया है, साइकिल का एक्सिस है, एंड इसके चारों तरफ एक चेन लगा रहता है, जितना मुझे याद है। चेन होता है ना ऐसा ही? हाँ sir. Yes, sir. और यहाँ पर क्या होता है? पैडल होता है। Yes, sir. और ये हो गया हमारा जमीन, ठीक है ना? और ये जो है ये हमारा टायर हो गया। मैं टायर अच्छे से बना देता हूँ। ये हो गया हमारा टायर, ठीक है? यस और नो? समझ में आया नहीं आया? तो ये हो गया हमारा Yes, जमीन। sir. अच्छा एक बात बताओ, पैडल मारने से एक्चुअली क्या होता है? कभी तुमने ऑब्जर्व किया है ध्यान से? अगर तुम पैडल मारोगे तो एक्चुअली क्या होगा? पैडल मारने का रिजल्ट क्या है? ऑन द चक्का ऑफ द चेन घूमता है। साइकिल। यस, चेन घूमता है, उसके बाद पहिया घूमता है। एग्जैक्टली। तुम जब पैडल मारते हो ना, तुम पहिया को आगे लेके नहीं जाते। तुम पैडल मारते हो तो उस पैडल मारने से सिर्फ रोटेशनल मोशन आता है। तुमने सिर्फ पहिए को गोल घुमाया है। पैडल मार के हम क्या करते हैं? सिर्फ हम पहिया को क्या करते हैं? गोल घुमाते हैं। बोलो ना जनता, डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, एवरीवन sir. एग्री विथ मी? पैडल मार के हम क्या करते हैं? Yes, sir. पैडल मार के हम सिर्फ चक्का को गोल घुमाते हैं। तो साइकिल को आगे कौन लेके जाता है? साइकिल को Friction, sir. कैसे? लेट्स सी Friction, कैसे। sir. लेट्स सी कैसे। अभी ध्यान से देखो, लेट अस फोकस on the contact surfaces. Can I say this is the contact surface of the tire and this is the contact Yes, surface of the sir. ground? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. And Yes, try sir. to imagine कि अगर तुम पहिया घुमाओगे, अगर पहिया ऐसे घूम रहा है, if the cycle is rotating in this manner, can you tell me साइकिल का जो बॉटम सरफेस है, कौन सा सरफेस जनता? ये वाला सरफेस है। अगर मैं जमीन को पूछूं, जमीन जमीन ये बताओ तुम्हारे साथ जो ये टायर कांटेक्ट में है, ये टायर का सरफेस किधर जा रहा है? तो जमीन क्या बोलेगा? Along which direction is the contact surface of the tire moving? Backwards. Backwards. Yes, Exactly. sir. Exactly. ये टायर का जो सरफेस है ये किधर मूव कर रहा है जितना? It is moving Backwards. backwards. Backward. तो जमीन इस टायर पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा बताओ? जमीन इस टायर पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा? बोलो बोलो बोलो। Forward. Exactly. तो Forward. टायर पे फ्रिक्शन किधर लगा? आगे की तरफ। और जमीन पे फ्रिक्शन किधर आगे। लगा? पीछे की तरफ। समझ में आया? और यही फ्रिक्शन है जो तुम्हारे साइकिल को आगे बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ साइकिल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, हमारा जो फ्रिक्शन है वो मोशन को क्या कर रहा है? वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। आया ना? आया ना? Yes, sir. यहाँ पर हाँ, भी sir. हमारा फ्रिक्शन क्या कर रहा है? हमारे मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये और एक एग्जांपल, पैर वाला एग्जांपल तो दे ही दिया। यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे मोशन को सपोर्ट करता है। यस जिज्ञासा? सर मतलब जितना ज्यादा वो रीजेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा, वैसा कुछ कंडीशन होता है क्या? यस, म्यू का वैल्यू है ना, म्यू। म्यू विल टेल यू सर हाउ। बोलो बोलो। सर मतलब जब हम वैसे कुछ साइकिल वगैरह मतलब जैसे खराब रास्ते पे चलाते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए, तो देखो वैसा होता तुम्हारा तो नहीं। तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, ध्यान से देखना। हाँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अगर तुमने ये एग्जांपल दिया, जब हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे तो हम अलग शूज Yes, यूज sir. करते हैं ना, जिसके नीचे बहुत ज्यादा मतलब Spikes रीजेस है, होते स्पाइक्स होते हैं, या फुटबॉल में स्पाइक्स होता है, या
जब हम क्रिकेट खेलते हैं हमारे जूते के नीचे क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं। तो स्पाइक्स होने से क्या होगा जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पाइक्स होने से ग्रिप बहुत अच्छे से होगा, रिजेस बहुत अच्छे से लगेगा और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। अभी तुम अगर एक रफ सरफेस पे साइकिल चलाते हो, किस पे चलाते हो, रफ सरफेस पे, लेकिन तुम्हारा साइकिल का टायर बहुत स्मूथ है, तब लेकिन उतना जोर से आगे से तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आर गेटिंग द पॉइंट। अगर रफ सरफेस है और अगर तुम्हारा टायर में भी बहुत अच्छा रिजेस है, तुम पैडल को जितना जोर से घुमाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और तुम्हारा साइकिल उतना फास्ट आगे ट्रैवल करेगा। स्मूथ सरफेस पे एक साइकिल जितना फास्ट ट्रैवल कर सकता है, एक रफ सरफेस में वो और ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाएगा रफ सरफेस पे। Did you get the idea, people? Did you get the idea? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एकदम स्मूथ सरफेस इमेजिन करो, मैंने तुम्हारे साइकिल को लेके आइस पे रख दिया, हार्डन्ड आइस पे रख दिया। तुम जितना भी फास्ट पैडल मारोगे साइकिल आगे जाएगा क्या? साइकिल मूव sir. No, sir. No, sir. लेकिन अगर उसी No, टायर sir. को लेके मैं एक रफ सरफेस पे रख दूं और तुम टायर मतलब चक्का को गोल घुमाओ, तब साइकिल आगे जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, ओके। yes, अभी तुम sir. बोलो ना सर साइकिल चलाना मुश्किल है, साइकिल चलाना क्यों मुश्किल है? बिकॉज अगर रफ सरफेस है तुमको पैडल मारना मुश्किल होगा ना, यू हैव टू प्रेस हार्डर बिकॉज रीजेस के इंटरलॉकिंग Yes, बहुत sir. ज्यादा होगा। सो दैट इज द रीजन तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पैडल मारना। बट सोचो कि तुमने पैडल की जगह मशीन लगा के रखा है और मशीन गोल घूम रहा है, समझ में है ना, मशीन गोल घूम रहा है। तो रफ सरफेस पे तुम्हारा टायर एंड तुम्हारा जमीन का कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लगे और वो बहुत फास्ट ट्रैवल कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन। Yes. अच्छे Yes, sir. टायर्स में रिजेस देखा होगा ना, अच्छे अच्छे टायर्स में, गाड़ी के टायर्स में देखा होगा रिजेस होता है, मतलब गड्ढा होता है। जब तुम दुकान में जाओगे तुम्हारा घर पे पेरेंट्स का अगर टायर है तो टायर को चेंज करना पड़ता है। टायर को कब चेंज करना पड़ता है पता है तुमको? जब स्मूथ हो जाता है। हाँ, जब स्मूथ हो जाता है, जब वो रिजेस तो मतलब स्मूदन आउट घिस घिस के जब स्मूदन आउट हो जाता है तब हमको टायर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि तब स्लिप होने का चांसेस है, तब फ्रिक्शन इतना बढ़िया से लगता नहीं है। तो जितना बढ़िया ग्रूव्स होगा उतना बढ़िया फ्रिक्शन होगा, उतना अच्छे से गाड़ी ट्रैवल करेगी। समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके पीपल। सो ये हमने ये डिस्कस कर लिया कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एज्यूम करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिलेटिव मोशन किस तरफ होता, और इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए तुम फ्रिक्शन लगा दो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर ना हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। दिख रहा है पिक्चर राइट हैंड साइड में? तुमने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया पीपल, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. जस्ट एग्जांपल लो, जस्ट एग्जांपल लो। लेट अस से तुमने जब 0 न्यूटन अप्लाई किया तब फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट ये होगा, है ना। जब लेट अस से 1 न्यूटन Yes, अप्लाई sir. किया फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन होगा, सोचो। जब तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन होगा। समझ में आ रहा है ना कौन सा केस है हाँ ये? sir. ये वो केस Yes, है sir. जहां पर तुम्हारा अप्लाइड अलमीरा फोर्स, वाला. यस, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस। पहले से तुमने 3 न्यूटन अप्लाई किया, ये भी 3 न्यूटन अप्लाई होगा। पहले से तुमने 4 न्यूटन अप्लाई जब किया तब भी 4 न्यूटन लगा, लेकिन अभी अच्छा चलो 4 नहीं, और बड़ा कर देता हूँ, 5 पे 5 हुआ, ठीक है। तो अब तक क्या चल रहा था यार? अब तक स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा था। अब तक फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर रहा था, सेल्फ एडजस्ट कर रहा था। तो तुमने अगर 1 न्यूटन अप्लाई किया फ्रिक्शन ने भी 1 अप्लाई किया, तुमने 2 लगाया तो फ्रिक्शन ने भी 2 लगाया, जब तुमने 3 लगाया फ्रिक्शन भी 3, 4 जब लगाया फ्रिक्शन भी 4, जब 5 लगाया तो फ्रिक्शन भी 5 ही लगाया। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो कैन यू टेल मी ये वाला वैल्यू कितना होगा? कैन आई से दैट इज mu s into n people? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द Yes, लिमिटिंग yes, वैल्यू ऑफ sir. फ्रिक्शन। और Yes, मैं एक sir. स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देता हूँ बिकॉज, और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा विल इट नॉट बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x, बिकॉज यहाँ पर F अप्लाइड इज नथिंग बट x, फ्रिक्शन इज नथिंग बट y, और यहाँ पर x जितना होगा y भी उतना ही होगा। अप्लाइड फोर्स अगर 1 है तो फ्रिक्शन भी 1 होगा, अप्लाइड फोर्स अगर 2 है तो फ्रिक्शन भी 2 होगा। कम ऑन पीपल, बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. Sir. पक्का श्योर? अच्छा, Yes, आगे जाके sir. यहाँ पर 6 आएगा, सोचो ये 7 आएगा, जो 8 आएगा वो तो ठीक है। बट एक जनता एक बात बताओ कि इसके बाद अगर मैं फोर्स को और थोड़ा बढ़ाऊंगा तो रेजेस टूट जाएंगे,
क्रैक्स आ जाएगा, Yes, टूट sir. जाएंगे, Yes, और sir. Yes, म्यू sir. का वैल्यू घट जाएगा। म्यू का वैल्यू घटने के साथ साथ फ्रिक्शन का वैल्यू भी घट जाएगा, एंड देयर विल बी स्लाइट डिप इन द ग्राफ। दिख रहा है ये डिप, एक डिप आ गया ग्राफ में। ध्यान से देखो इसको जनता, क्या आ गया जनता, दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्लाइट डिप इन द ग्राफ। और ये वैल्यू कितना है जनता, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू के इनटू एन। ये बात समझ में आया सबको पीपल? Yes, sir. डिप क्यों आया, व्हाई वाज देयर अ डिप? क्योंकि मैंने तुम लोगों को Yes, सिखाया sir. था कि अभी इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता, सॉरी सॉरी सॉरी, कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। यस और नो पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा और फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तुम अप्लाइड फोर्स जितना भी बढ़ा दो, लेकिन फ्रिक्शन और चेंज नहीं होगा। और इस रीजन में जो फ्रिक्शन है, इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यस और नो? एंड एज बिकॉज Yes, sir. Yes, ये sir. वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन y equal to x वाला लाइन है, and I say this angle has to be 45 degree. The slope of this line is 45 degree, people. Yes or no? Yes, sir. y equal to x होने से क्या होगा एंगल, 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा Yes, sir. sir. बस, सो दिस इज द ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूछा जा सकता है, ठीक है? ओके